मरकजी हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से बजट की तैयारियां जारी हैं। तेलंगाना हुकूमत को अक़लियती नवाज कहा जाता है। बजट में भी मोटी रकम मुख्तस की जाती है, लेकिन हुकूमत के दावे किस हद तक सही है, आदाद शुमार से पता चलता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती बजट के मुख्तस किए जाने के बावजूद माली साल 2020-21 के दरमियान सिर्फ 38% बजट का इस्तेमाल किया गया, 62% बजट खर्च नहीं किया गया। यह आदाद शुमार हक़ मालूमात यानी RTI के तहत सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि 38% बजट सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी के लिए जारी किए गए। अक़लियतों के लिए बैंक लोन सब्सिडी के बजट में भी कमी की गई है। हुकूमत ने बजट तो ऐवान में पेश किया, 50% जारी भी किया और 38% खर्च किया गया। वज़ीर ख़जाना हरीश राव नया बजट तैयार कर रहे हैं। गुज़श्ता साल का बजट लैप्स होना तय है। TRS हुकूमत के अक़लियती बजट पर बात की जाए तो KCR हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में 45% बजट ही जारी किया है। इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान TRS लीडर कृषांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और RTI एक्टिविस्ट जो इस पूरे मामले पर गहराई से नजर रख रहे हैं MA अकरम हैं, वो जुड़ चुके हैं। आइए इनको जोड़ लेते हैं। कृषांक और अकरम, आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। बजट को लेकर सरकार बेहतरीन तैयारी करती है, बजट जारी भी अलॉट भी कर दिया जाता है कि साहब हमने इस सेक्शन के लिए इतना बजट रखा है। लैप्स क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है कृषांक? देखिए, एक जो चीज है, अपना बजट एस्टिमेट्स अलग होते हैं या बजट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो अलग होता है जी। जो आंकड़े बजट में बजट एस्टिमेट्स द्वारा दिया जाता है जी, वो लार्जर एस्पेक्ट होता है। तो जो एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, वो अलग होता है जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंकड़े दे दिया, वो एस्टिमेट्स, क्योंकि कभी जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले साल में जो कोविड का साल था, कोरोना वायरस के वजह से जी, बहुत सारे गवर्नमेंट्स को अपने अपने बजट एस्टिमेट्स को चेंज करना पड़ा। अगर आप तेलंगाना में देखेंगे जी, माइग्रेंट लेबर्स थे, केंद्र सरकार ने माइग्रेंट लेबर्स को कुछ 1 रुपया भी 1 पैसा भी नहीं दिया जी, पर तेलंगाना सरकार ने उनको भी, माइग्रेंट लेबर्स को भी 500 रुपए देना, चावल देना। और हमारे जो यहाँ के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं जिनके व्हाइट रेशन कार्ड्स हैं, उनको 1500 रुपए देना और उनको भी चावल देना। तो ये एक डबल दुगना एक्सपेंडिचर हो गया है। 3-4 महीने तक ये करना पड़ा था जो बजट में नहीं था जी। तो इस बार एक टास्क तेलंगाना सरकार के सामने है जी, क्योंकि एक केंद्र सरकार से ज्यादा सहायता नहीं मिल रही है राष्ट्र सरकार राज्यों को जी। केंद्र सरकार बोल रही है कि आप भी लोन्स लो, डेट्स करो जी। जिस तरह से इस मौके पे जब कोरोना वायरस के बाद, हाँ, राष्ट्रपति जी के स्पीच में बताया गया है जिस तरह से तेलंगाना राष्ट्र इकोनॉमी में रिकवर हुआ है जी, पर फिर भी केंद्र सरकार को राज्यों को की मदद करनी चाहिए। ठीक, इस बार हमें एस्टिमेट्स भी कम करने चाहिए। पर जिस तरह से KCR जी थोड़े सेक्शंस को ऑलरेडी अभी अनाउंस कर रहे हैं, उन्होंने हालिया के मीटिंग में जी 1000 करोड़, पहली बार 1000 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ द बजट दलितों के लिए उनके क्षेत्र में, क्योंकि अभी भी दलितों को बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स रहने दीजिए या एम्पावरमेंट के लिए, जिस तरह से उनका भी रेवेन्यू जनरेट हुए जी, इसी कारण सोचते हुए 1000 करोड़ की एक प्रतिपादन आने वाले बजट में रहनी चाहिए। ये KCR जी दलितों के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके। तो ऐसे बहुत सारे, कुल मिलाकर कोविड ने सरकार के बजट को बिगाड़ दिया एक तरह से। वो तो सही है, पूरे दुनिया में ऐसा ही माहौल है। अगर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार भी 750 मिलियन $US वर्ल्ड बैंक से लाकर आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया, पर क्या मिला राज्यों को? अगर आप आत्मनिर्भर पैकेज को देखेंगे
वो कह रहे हैं कि पीएम स्वनिधि है, उदाहरण अगर लेंगे पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन देना, ये सहायता नहीं है। उनको भी जो बेचारे जो सड़क पे अपने कारोबार चला रहे हैं उनको भी लोन दे रहा है केंद्र सरकार। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अकरम है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तफसील से पूरी इसकी जानकारी ली है। अकरम, इन कृषांक का कहना है, टीआरएस की तरफ से वो यहां बैठे हैं, उनका ये कहना है कि कोविड की वजह से सरकार का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है, लेकिन 3 साल पहले की भी आप जो है बजट की इसमें आपने तफसील दी है, क्या कहेंगे अकरम? पहली बात तो मैं न्यूज 18 का थैंक यू हूँ कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट इशू को टेकअप किया। और जहां तक टीआरएस का जो कहना है, ठीक है कि कोविड के हालात में नहीं है, लेकिन पिछले 2014 से अगर हम हालात को देखें तो हमारा ये मानना है कि कुछ अच्छी चीजें हुई है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने बिल्कुल ही गलत काम किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन शादी मुबारक और टिमरीज को छोड़ दे तो टोटल 27 कंपोनेंट्स हैं जो तेलंगाना बजट में आते हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम हो गया, स्टडी सर्कल हो गया। तो हमारा ये कहना है, और आप देख लीजिए, मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट भी है और प्रशांत सर भी जानता हूँ कि जो जरूरत नहीं है ऐसे बजटों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि स्टार पार्टी, वहां पे आपको 100% बजट स्पेंड करते हैं, और शादी मुबारक स्कीम है, ठीक है, देना चाहिए, वहां पे भी 100% होता है। मेरा ये सवाल है कि बैंक सब्सिडी स्कीम्स में वहां क्यों 20% हो जाता है, 80% लैप्स हो जाता है, 70% लैप्स हो जाता है? इसका मेन कारण होना चाहिए, या हुकूमत की लापरवाही है या अहदेदारों की लापरवाही है। इसीलिए हम जानना चाहिए, हम न किसी हुकूमत के खिलाफ है, हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो सुधरे। बिल्कुल। और जिस तरीके से अकलियतों को हजारों करोड़ रुपए का दावा किया जाता है वो वहां तक पहुंचे, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो वोट बैंक के हद तक और जो पब्लिक वेलफेयर में होता है वो ज्यादा खर्चा हो जाता है, और जो रियली में देखिए, एक मुहावरा है ना, आप मच्छी मत खिलाइए, मच्छी पकड़ने का हुनर सिखाइए। बहुत खूब, ये नहीं, बिल्कुल सही है। 2 बातें आपने यहाँ पर जरूर सही कही, सरकार की कोशिशें अपनी जगह सही हैं, और 2 चीजें जैसे शादी मुबारक स्कीम और टिमरीज का जो काम है अकलियतों के लिए केसीआर सरकार का, वो एजुकेशन को लेकर और अकलियतों माइनॉरिटीज के एजुकेशन को लेकर एक बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं उस पर भी सरकार को नजर करनी होगी। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर श्रवण, सरकारें बजट देती हैं, आपकी भी सरकारें रही हैं, बजट का लैप्स होना, इस्तेमाल नहीं होना और सरकार को वापस चला जाना, ये बजट अलॉट होने के बाद, एलोकेशन होने के बाद लैप्स होने के बीच के जो वाकये होते हैं वो क्या लगता है आपको कि बजट लैप्स होते क्यों हैं इस तरह के? नहीं, दरअसल कोई हुकूमत बजट अनाउंस करते जब बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े आंकड़े जो है सो बताने का एक आदत हो गया है, वो भी लोगों को जो है सो गुमराह करने का। बजट के दिन लोगों को देखो भाई, हम 1000 करोड़ माइनॉरिटी को दिया, या 2000 करोड़ बीसीस को दिया, या दलित को 5000 करोड़ दिया, ऐसा आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े बता करके जो है सो लोगों को गुमराह करके वास्तव में जो है सो फिर वो पूरे पैसे इस्तेमाल नहीं करते हुए, अलोकेट नहीं करते हुए, स्पेंड नहीं करते हुए जो है सो वो लैप्स हो जाते हैं। यही हाल हुआ तेलंगाना में भी। आप पिछले 7 साल में बहुत सारे अलोकेशंस को अगर आप देखें तो मैं अभी फिल वक्त हर साल का बजट डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा, मगर ये तो पब्लिक डोमेन में है। मेरे ख्याल में अकरम भाई जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी शायद होगा। बिल्कुल है, बहुत बड़े बड़े आंकड़े, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, बीसी का फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, या यानी एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट एलोकेशंस हो, या हेल्थ सेक्टर के लिए बजट एलोकेशंस हो, या किसान ऋण माफी के लिए एलोकेशंस हो, बहुत सारे बड़े बड़े आंकड़े जो है सो बताए बजट के दिन। मगर वास्तव में वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स अगर आप देखा गए तो वो करीब 40% जो है सो स्पेंड भी नहीं किए हैं, अलोकेट किए हैं मगर स्पेंड नहीं किए हैं। ये एक दुर्व्यवस्था है तेलंगाना में, इसको सुधारने की जरूरत है। और दूसरी बात है, ये तेलंगाना के खास तौर से अभी अकरम भाई ने बहुत सारे चीज बताया था। अभी जो 2018 में टीआरएस पार्टी ने हुकूमत में आया, 2 साल खत्म हो गया है, सिर्फ उनके पास अभी
साल पड़े हुए हैं। ये 3 साल में बहुत सारे वादे किए थे 2018 में हुकूमत में आने के वक्त में, उसको अभी तक अमल करने में नाकाम रहे। और पता नहीं आज हिंदुस्तान में तेलंगाना इतनी बड़ी स्टेट हो गया, ऋण लेने में, प्रोडक्टिव एंटरप्राइज बनाने में नहीं मगर ऋण लेने में जो है तो आज बहुत बड़ा स्टेट हो गया। अभी किसानों का ऋण माफी चालू नहीं हुआ है और अनएम्प्लॉयज करीब 15 लाख अनएम्प्लॉयज है। हमारे कृषांक भाई भी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रह चुके हैं, उनको दर्द समझ में आ जाता है क्या होता है एक निरुद्योगी का। उनको जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का वादा किया, उसका भी जिक्र नहीं है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 57 ईयर नहीं पेंशन जो दे रहे हैं, अभी 2000 रुपए का आसरा पेंशन जो दे रहे हैं, उसको जो है तो 60 साल से लेकर के जो है ठीक है। सरकार के पास काम बहुत है, बजट तो वो बनाती है हर सेक्शन के लिए। हम सिर्फ यहां पर आज अकलियतों के बजट को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि अकरम ने जो आरटीआई डाली थी उसमें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अकलियतों को ऐसा लगता है या तो पूरी जानकारी नहीं दी गई माइनॉरिटीज को, या फिर जिस तरह से कृषांक कह रहे हैं कि कोविड की वजह से भी काफी असर पड़ा है और दूसरे सेक्शंस में ये बजट चला गया है। अकरम, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा टिमरीज और शादी मुबारक के अलावा और भी कई सेक्शंस हैं जहां पर माइनॉरिटीज के लिए फंड्स की बहुत अहम है और जरूरी है। क्या लगता है आपको कौन से सेक्शंस है जहां पर खर्च होना चाहिए, जिसका माइनॉरिटीज का जहां पे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं? अकरम, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जिससे माइनॉरिटी का कुछ उनका डेवलपमेंट हो सकता है जी। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि जितने भी पिछले सरकार और बड़ी बड़ी रिसर्चों ने ये बताया है कि सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर मुस्लिम कम्युनिटी में है जी। ठेला बंदी करना या प्राइवेट कारोबार जो भी होने दीजिए, वो तो इसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि बैंक सब्सिडाइज लोन अगर देंगे, बैंकर्स कमेटी की मीटिंग और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ठहर कर कराएगा और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इसमें इन्वॉल्व करेगा। और जिस तरीके से शादी मुबारक में ग्रीन चैनल के थ्रू जैसा अलॉटमेंट के जैसा लोन सैंक्शन किया जा रहा है, इसी तरीके से अगर बैंक सब्सिडाइज लोन को भी माइनॉरिटीज को ग्रीन चैनल के थ्रू अगर सैंक्शन मिलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात जो कोचिंग एंड स्टडी सर्कल में है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यहाँ जो IAS IPS वगैरह की कोचिंग देते हैं उसको और बेहतर तरीके से और बेहतर काबिल टीचर्स के जरिए और अच्छे उनको मोबिलाइज करके और अवेयरनेस करके अच्छे काबिल स्टूडेंट्स, गरीब माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे हैं जिनको ये चीज के बारे में पता भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी जोड़ करके हमारी कम्युनिटी से IAS और IPS एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जाना चाहिए। बिल्कुल, इस सिलसिले में सरकार काम करे। केसीआर सरकार ने इस पर काम भी किया है। ऐसा नहीं कि सरकार हर चीज को करीब से ऐसा देखते रहे, क्योंकि सेक्शन बना दिया, उसके जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दे दिया। वो जिम्मेदारों की जो है जिम्मेदारी है कि उस काम को निभाए, सरकार के काम को। जी कृषांक, एक चीज है कि नया तेलंगाना बनने के बाद कई अनाउंसमेंट हो गए, कई स्कीमें बना दी गई। अक्सर होता ही है कि आमदनी कितनी है और खर्च कितना है, ये चीजें बजट में होती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ उम्मीद करते हुए कि तेलंगाना अलग हो गया है, आमदनी बढ़ जाएगी तो हम सब कुछ कर लेंगे, कहीं इस कोशिश में तो बजट में गड़बड़ हो गई हो? कृषांक, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जिलानी जी। ये बहुत जिम्मेदार वाला सरकार है क्योंकि 2018 में दूसरी बार तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार में आने के बाद अगर आप देखेंगे हमने हाल ही में ही 2020 पार किया और 2018 से सिर्फ 1 साल हमारे हाथ में था सरकार राज्य चलाने, क्योंकि 2020 पूरा ये दुनिया पूरा कोविड के इसमें था। पर फिर भी हम बहाने नहीं बना रहे, क्योंकि मैं पहले ही आंकड़े बताया कि जिस तरह से कोरोना के समय भी बजट के अलावा जो बजट में नहीं आया था, इमीडिएटली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बहुत सारे लोगों के सैलरीज जो है बढ़ाना, चाहे वो म्युनिसिपल श्रमिक रहने दीजिए या डॉक्टर्स रहने दीजिए, मेडिकल स्टाफ रहने दीजिए, इनके सैलरीज बढ़ाना पड़ा। जिस तरह से वो सारे कोविड वॉरियर्स थे, बिल्कुल इंसेंटिव्स भी बढ़ाना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ा और इसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ा। कृषि उत्पादन के लिए भी बहुत फोकस कर रहा है, आने वाले बजट में भी वही है। इरिगेशन पे फोकस कर रहा है, हमने कालेश्वरम का मैक्सिमम कंप्लीट किया है, अभी पालमूर रंगारेड्डी पे फोकस है और नलगोंडा के जिलाओं में भी जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं उस पे भी सरकार फोकस कर रही है। और जिस तरह से मैंने बताया दलितों के ऊपर
आने वाले दिन और 1,000 करोड़, ये पूरे खर्चा भी कर रहे हैं। खर्च नहीं कर रहे हैं ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि रैतु बंधु, अगर आप देखेंगे किसानों के हर एक मोबाइल में मैसेज आता है कि कितने हजार रुपये उनके अकाउंट में जमा किए गए। और आप भूल रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ भी आए थे हैदराबाद में, केंद्र सरकार से नेशनल डिजास्टर, हम भूले नहीं है, इस पर भी हमने प्रोग्राम किया था। मैं कांग्रेस इस पर भी हमने प्रोग्राम किया था। प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ फंड से, प्रधानमंत्री जी के नेशनल रिलीफ फंड से गुजरात को मिलता है, कर्नाटका को मिलता है, पर तेलंगाना के बाढ़ को 1 रुपया भी नहीं आता। ठीक है, फिर भी आपने उस पर काम किया, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर बात ये हो रही है कि माइनॉरिटीज के जो सेक्शंस है, जहां जहां आपने खर्च करने की बात की, वादे किए थे, तो उस बजट का इस्तेमाल कहीं और हो गया है। अकरम का मानना यही है कि 1 साल के लिए तो ठीक है, आपको छूट हो जाएगी, कोविड की वजह से हर स्टेट या मरकजी सरकार भी कहती है, तो बात सही है। लेकिन इससे पहले के 2 सालों का बजट भी जो है लैप्स होता रहा है। तो सरकार जब बजट दे रही है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उन डिपार्टमेंट्स को जो है जवाबदेही बनाना पड़ेगा। सवाल ये है कृषांक, एक चीज है, अगर स्पेसिफिकली माइनॉरिटी सेक्शन के बारे में बात करें, मौसमों का सैलरीज देना, या आप जिस तरह से उनके पास भी अभी इफ्तारों के बारे में है, आप भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार हज सब्सिडी निकालकर आज पूरे राज्यों के ऊपर थोप दिया उन्होंने, और तेलंगाना अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसका बर्डन तेलंगाना बेयर कर रहा है। बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेलंगाना सरकार का, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स पे भी हो रहा है। पर यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने 2 बार भी रिपीट किया, ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये बैंकर्स के साथ बहुत बार पहले के जो हमारे मंत्री जी, ईटल राजेंद्र जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अब हरीश राव जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत बार बैंकर्स को हमने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि सरकार जब बजट अलॉट करती है, बैंकर्स को भी फ्री हैंड लोन रिलीज करना चाहिए। पर बहुत बार बहुत रीजन से, बहाने बनाते हुए बैंकर्स जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, दलित एससी वेलफेयर कॉर्पोरेशन लोन्स में भी ये बहुत मुश्किल हो रहा है इन लोगों को कि लोन्स ले। ये सरकार ने बहुत प्रयास किया था बैंकर्स के साथ बातचीत करने का, पर देश भर में बैंकर्स का ये एक डोमिनेंट एटीट्यूड चल रहा है जिलानी जी। ठीक है। श्रवण, जिस तरह से कृषांक कह रहे हैं कि एक तो कोरोना है ही है, लेकिन साथ में जिस तरह के हालात है, आपने भी खुद कहा कि सरकार पर, तेलंगाना सरकार पर काफी लोन का जो बर्डन है वो बढ़ गया है। तो अब ये एक बात कहना चाहता हूं जिलानी जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड मेंशन किया कि जो पोटेंशियल तेलंगाना को कर्ज के बारे में है, वो बहुत कैपेबिलिटी है कर्ज का है। ये बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि तेलंगाना बिल्कुल अव्वल स्थान में नहीं है, कर्ज के बारे में बिल्कुल अव्वल स्थान में नहीं है, और जो कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया। ठीक है, लेकिन खर्च का बोझ बढ़ रहा है। ठीक है श्रवण, जैसे तेलंगाना सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ रहा है, काफी जो है सूद अदा करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अदा करना पड़ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, तो ऐसे में बजट की कितनी अहमियत हो जाती है, और सारे सेक्शंस को एक उम्मीद रहती है कि हमें इतना मिला है, इतना खर्च होगा। तो लेकिन तेलंगाना सरकार पर जो बर्डन है वो कैसे कम हो? एज ए अपोजिशन आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह के सेक्शंस को कैसे जो है बेहतर बनाया जाए? जब बजट अलॉट किया जाता है तो खर्च कैसे किया जाए? एज ए अपोजिशन आप क्या सजेशन देंगे? जिलानी जी, मेरे भाई प्रशांत को शायद तकलीफ हो जाता है हम ये बात बताए तो, कि वन ऑफ द मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस तेलंगाना में चल रहा है, इसी वजह से खर्च का बोझ बढ़ गया है। जितना आटा है उतना रोटी बनाना चाहिए, ये अपना रिवाज होती है, बजट बनाने में भी वही होती है। मगर यहाँ पे जो है सो सिर्फ कालेश्वरम के नाम पे, मिशन भागीरथ के नाम पे सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ला करके जो है सो ये आंकड़े हमने नहीं बताए, 15th फाइनेंस कमीशन खुद बता दिया कि अगर इस माहौल में आप लोग कर्ज लेने सामने चाहेंगे तो आपको FRBM लिमिट 29% जाएगा, और आप ये रोल रीपे नहीं कर सकते। तेलंगाना आज अनफॉर्चुनेटली बैंकरप्ट, फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने का दशा में जा रहा है। एक बात है। दूसरी बात है जिलानी जी, आप भी बता रहे थे कि अलोकेशंस अच्छे कर रहे हैं मगर डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ये कैसी बात हो सकती है साहब? मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर अलोकेशन करने के बाद में डिपार्टमेंट पैसे खर्च नहीं करते थोड़ी, ये लोग पैसे नहीं दे रहे।
पेपर में जो है इन लोग बता रहे हैं कि पैसे दे रहे, अलोकेट कर रहे बोल के, मगर खर्च नहीं कर रहे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, बीसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, एससी सप्लान के कितने हजार करोड़ रुपए, हमारे कुशांक भाई दलित नेता होते हैं, बहुत बड़ा दलित युवा नेता होते हैं, उनको मालूम है, और सप्लान के लिए भी उन्हें भी लड़े हैं। आज तेलंगाना में सप्लान का कोई फंड का अहमियत नहीं है, पूरे डाइवर्ट हो गए हैं, पूरे वो कालेश्वर में या मिशन बाग में पड़े रहे हैं। केसीआर साहब का जो रोमांटिक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होता है उस पर खर्च होता है, मगर ट्रू डेवलपमेंट हैदराबाद को या तेलंगाना को एक प्रोडक्टिव एंटरप्राइज बनाने में फंड खर्च नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जिलानी साहब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का या नहीं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने सरकार का जो तरीका है डेवलपमेंट का, फंड्स को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, इसी वजह से दिक्कतें हो रही है दूसरे सेक्शन। जी मैं बहुत तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये 4 लाख करोड़ का आंकड़े कोई कागजात में दिखाई, सच में ये सिर्फ 2 लाख करोड़ को दुगना करके आंकड़े हमारी मर्जी के नहीं बता सकते। 2 लाख करोड़ कर्जा है, 4 लाख करोड़ का, और एक चीज मैंने नहीं बोला कि डिपार्टमेंट्स कर, मैं बोला हूं कि बैंकर्स रिलीज नहीं कर रहे लोन्स, बैंकर्स। और क्यों बार बार कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट के खिलाफ इतने कांग्रेस वाले हैं? आज केंद्र सरकार हर घर नल का जल, आज अगर हैदराबाद में और तेलंगाना में पीने के पानी की सुविधाएं है, वो है बिल्कुल मिशन भगीरथा के वजह से, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के वजह से। आने वाले बहुत सालों तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कांग्रेस सरकार को उनकी अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने नहीं किया। चल ठीक है जी श्रवण, एक बात जिलानी साहब, प्रियोरिटी बोल के एक बात, आ रहा हूं अक्रम, प्रियोरिटी बोल के एक बात होती है जी। इन लोग 13,000 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला बोल के ITIR जैसा प्रोजेक्ट 50 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली और 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने वाली एक अल्टरनेट हैदराबाद बनाने वाली एक ITR प्रोजेक्ट को दफन कर दिया है लोग। मगर इनके पास श्रवण जी मैं इधर इंटरप्ट करना चाहता हूँ, ये भाजपा के झूठ के बुनियाद पे आप बात नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे भाई श्रवण जी से, जिलानी जी ठीक है, इधर मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है जिलानी जी, काफी अक्रम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये ITIR प्रोजेक्ट दफन किया है भाजपा ने, कांग्रेस हमारे ऊपर ये दावा डालना सही नहीं है। भाजपा के लीडर या प्रवक्ता तर्जुमान यहाँ पे नहीं है, वरना हम उनसे भी बात कर लेते, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी बजट और तेलंगाना सरकार से सवाल है, अक्रम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अक्रम, जैसा कि आपने कहा कि सरकार बहुत से सेक्शंस में बजट देती है, काम नहीं होता, लैप्स हो रहा है। आपने कहा इफ्तार पार्टी, दूसरा है कि तेलंगाना सरकार को सपोर्ट मिल सकता है अगर वक्फ की जो जायदादें हैं जिस तरह से हैं, औकाफ को लेकर उसको डेवलपमेंट किया जाए और फ्री हैंड दिया जाए वक्फ बोर्ड को, तो माइनॉरिटीज का एक बड़ा, जितने भी इश्यूज हैं वो हल हो सकते हैं। अकरम, क्या आपकी नजर में क्या है, क्योंकि आपने माइनॉरिटीज को लेकर काफी रिसर्च किया और इस मामले पर RTI भी हासिल किया है। जी जिलानी साहब, पहले तो मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू था जो माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज पे इस पर डिस्कशन हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 अपोजिशन पार्टी, फिर वो जनरल बजट डाइवर्ट हो रहा था, इसलिए डिस्कशन भी डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा। तो सबसे मेन बात आप जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्फ बोर्ड का जो मसला है, अगर औकाफी जायदादों को अगर हम बचाने में कामयाब हो गए तो हमें इससे करोड़ की बजट भी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इतने औकाफी जायदादें हैं, अगर उसका सही से अगर जो हम हासिल कर ले और जो भी जो लैंड ग्रैब्स हुए और जो भी प्रॉपर्टी लैंड आज शहर के हैदराबाद में कहीं ऐसे प्राइम एरियाज है जहाँ पे वक्फ के बस हुकूमत को ये चाहिए, अगर केसीआर साहब अगर तेलंगाना के माइनॉरिटीज के साथ अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ा काम ये करे कि उनकी औकाफ जायदादों को अदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टर के साथ मिलकर उन जायदादों को उनके हवाले करे, वक्फ बोर्ड के, इसका कमिश्नरेट बनाए, तो यकीन मानिए आप अच्छा सजेशन है, हमें बजट देने की जरूरत नहीं है। हमारे अकरम का एक अच्छा सजेशन है कि आपको बजट में माइनॉरिटीज के लिए इतनी उथल पुथल करने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर वक्फ बोर्ड को फ्री हैंड दे दें और जुडिशरी पावर्स दे दें, रेवेन्यू के साथ जोड़ दें, तो इतनी जायदादें हैं कि उससे माइनॉरिटीज का बहुत कुछ काम TS सरकार कर सकती है, तेलंगाना सरकार कर सकती है। क्या कहेंगे? जिलानी जी, एक तरफ ऐसा डिमांड है बिल्कुल, बट और एक तरफ ऐसा है कि
थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व होगा तो सरकार इसको जब्त करेगा, ऐसे भी आवाजें इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्ट करना है, अगर वक्फ को बचाना है। धरनी पोर्टल जो हमने लाया अभी, इस पूरे ओवरऑल अगर आप राष्ट्र के जो लैंड्स है जी, इन सारों को भी डिजिटलाइज करेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स, यही हमारा एजेंडा है। जब लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होगा, जो तो इससे औकाफ का भी भला हो जाएगा। जो लैंड ग्रैब, कुल मिलाकर यहाँ पर हम बात यही करना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए जो बजट अलॉट किया जाता है वो खर्च भी किया जाए। अब उसके लिए क्या कुछ तैयारी हो सरकार की और उससे जुड़े डिपार्टमेंट्स की, वो एक साथ बैठकर माइनॉरिटीज के लिए उसका भला सोचे। और खासकर अकरम ने जो सजेशंस दिए हैं, हम चाहते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए सरकार उस पर जरूर गौर करे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में, अहम डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेलंगाना डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।